अगर कोई पर्सन है जो स्टार्ट करना चाहता है, लेट अस बीकॉम स्टूडेंट, आपके हिसाब से उसको टॉप 5 चीज क्या करनी चाहिए? पहले तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिपोर्ट राइटिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि वो एक एक्सेल ऑफ फाइनेंस है कि आप बोल रहे हैं मुझे एक्सेल आता है, एक्सेल ही नहीं आता तो फिर आपको लेने ही वाला कोई ठीक नहीं। है, बट जैसे अभी आपने बोला कि भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाओ, हाँ, कोई भी सेक्टर पे बनाओ। तो बोलता पहले कितना था, मेरा सर मेरा सैलरी 10 लाख। बोलते वो तो सेल्स रोल था, वी कैन नॉट अफोर्ड यू। वो लोग, यू डोंट बिलीव गणेश, वो लोग ने मेरे को 2.5 लाख रुपए दिया था पर ईयर। कॉलेज में जैसे आप बीकॉम का कुछ हाँ। कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इक्विटी रिसर्च करना है तो मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लूँ हो गया, या फिर सीएफए कर लूँ हो गया। उनके लिए मेजर चैलेंज क्या है? मतलब नॉट डूइंग द कोर्स, बट व्हाट इज द मेजर चैलेंज व्हिच कैन, मतलब वो उनको शायद इक्विटी रिसर्च की तरफ नहीं लेके जा पा रहे? किसी के अंडर काम करने का एक्सपीरियंस। बिकॉज क्या हो ना, एज आई सेड, अब जब सीए करते हो, आप सीए में 3 साल आप इंटर्नशिप करते हो। हाँ, क्यों करते हो? एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं एक्सप्लिसिटली पूछ रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इक्विटी रिसर्च में काम कर रहे हैं, या फिर इक्विटी रिसर्च का इंटर्नशिप कर रहे हैं, या हाँ। वैल्यूएशन का कोर्स कर रहे हैं कहीं। ओके, उनके लिए तो रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री रिसर्च एंड कंपनी रिसर्च। सेक्टर इज डिफरेंट, इंडस्ट्री इज डिफरेंट। तो आपको अगर रिपोर्ट बनाना है तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे रिपोर्ट नहीं बना सकते, सेक्टर पे, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है। Correct. तुमको पता है मारुति 90% सेल इंडिया में होता है, तुम ग्लोबल इकोनॉमी का लिख के करोगे क्या रिपोर्ट में? एनालिस्ट का, अगर आपको एनालिस्ट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो अगर आप समराइज कर सकते हो कि 4-5 पढ़ने की सक्सेसफुल बनने के लिए क्या होना चाहिए? Hello guys, I hope everybody is doing good. Hi, this is Ganesh Nayak, and I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students who are preparing for competitive exams in finance like CFA, FRM, ACC, and CIA. And today I'm with one of the person who is an expert into the equity research area, and we're going to be having a quick conversation which is going to be a mix of Hindi and English, talking about how to make a career in equity research, what challenges we see, what are the skill sets that are needed. So we have with us Rishabh Kale. Rishabh, first of all, thank you very much for taking out time. और ये हम लोग थोड़ा हिंदी में कॉन्वर्सेशन करेंगे एकदम, ताकि ब्रॉडर ऑडियंस को हम ज्यादा अच्छे से रीच कर पाए। ओके, तो एक ब्रीफ अगर आप दे सकते हो कि आपने अपनी रिसर्च की जर्नी कैसे स्टार्ट की, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप बताओ, जॉब वॉब क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गणेश फॉर इनवाइटिंग मी और इन योर चैनल। सो अगर जर्नी की बात की है तो थोड़ा डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं है ना कि इक्विटी में ऐसा कोई कोर्स होता नहीं है, जैसे कि मैंने एमबीए कर लिया, सीएफए कर लिया तो मुझे इक्विटी में मिल जाएगा। इक्विटी रिसर्च कोई सिखाता नहीं है, ये तुमको खुद से सीखना पड़ता है। तो ये मुझे एमबीए करने के बाद समझा। जब एमबीए करने का टिपिकल एमबीए के बाद जो कॉलेजेस में मिलता है सेल्स रोल, तो मुझे भी वही मिला था, वेल्थ मैनेजर का रोल। बोला तो था वेल्थ मैनेजर, बट था तो सेल्स ही घूम फिर के। जब मैंने वहां पे गया तो मुझे सोचा कि मुझे जो बनना है और जो मैं कर रहा हूँ वो तो पूरा अलग है। यहाँ पे तो पता चला मैं सेल्स ही कर रहा हूँ, बेच रहा था इक्विटी प्रोडक्ट्स, बट डीलर था मैं। फिर म्यूचुअल फंड बेचने बोले, फिर इंश्योरेंस बेचने बोले, फिर है ना कि मुझे तो इक्विटी में जाना है। मुझे तो था तभी कॉलेज में कि मुझे वॉरेन बफे बनना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है, राकेश जम्वाल ने इतने पैसे कैसे कमाए, तो वो क्यूरियोसिटी था। तो किसी ने बोला सीएफए करना चाहिए तो ही तुमको मिलेगा। तो एमबीए तो हो गया था, सेल्स रोल में था, फिर वो करते करते सीएफए का प्रिपरेशन चालू किया। सो आई बिलोंग टू अ वेरी एवरेज कैटेगरी का स्टूडेंट था मैं। तो मुझे सीएफए करना मतलब बहुत बड़ी बात थी कि यार ये सीएफए करना डिफिकल्ट है वैसे। तो फर्स्ट टाइम किया, फेल हो गया। सेकेंड टाइम 1 मार्क्स से फेल हुआ, बैंड 10 आया मुझे। सो फिर बोला यार ये सीएफए तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं जम रहा है मेरे से। तो फिर मैंने वापस वो ब्रेक लिया था जॉब पे, वापस जॉब पे सेल्स जॉब पे चला गया वापस। ये तो हो नहीं रहा। फिर फॉर्चुनेटली मैं क्लियर हो गया, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा लेवल 1 क्लियर हुआ। फिर मैं ऑफ में था कि लेवल 1 क्लियर हो गया, मैं एमबीए भी हुआ। फिर मैं गया अप्लाई करने को, तो बोलते नहीं तुम्हारा इक्विटी रिसर्च रोल्स। हाँ, किसी ने बोला ना लेवल 1 क्लियर हुआ, सीएफए किया तो हो जाएगा। तो तभी जून और दिसंबर में होने के, तो दिसंबर में मैं क्लियर हुआ था लेवल 1 और जून में लेवल 2 का अटेम्प्ट था। फिर तो किसी ने बोला कि रिसर्च सीएफए करना चाहिए, तो मैं उसके लिए अप्लाई करने गया। तो जब अप्लाई करने गया तो बोलते हमको एक्सपीरियंस चाहिए। बोला अरे मैंने को तो बोला गया सीएफए वो बस हो जाता है, लेवल 2 का पढ़ाई तो चल ही रहा था मेरा। तो और तभी लेवल 1 भी बहुत बड़ी बात थी, किसी को पता नहीं था। कम लोग लेवल 1 क्लियर, कम लोग, पता ही नहीं था किसी को सीएफए क्या है, 10 साल पहले की बात है ये। तो फिर नहीं, हमको तो एक्सपीरियंस चाहिए, तुम सेल्स में हो तो इधर क्यों आना है। तो यही टिपिकल आंसर्स मिल रहे थे मुझे। गया था इंटरव्यू को, फिर इंटरव्यू में उसने मुझे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए रिसर्च के, तब समझ गया कि अरे मुझे तो बहुत कुछ पढ़ना है, ये तो सीएफए और इसका कुछ लेना देना तो है नहीं। थोड़े बहुत है वैल्यूएशन टर्म समझ में आता है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है ये पता नहीं था। ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस। हाँ, ऑन ग्राउंड। वो बोलते तुम क्या करते दिन में, मतलब कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा था। बोले मार्केट में देखा क्या चल रहा है, बोला नहीं। बोलते मार्केट कल क्यों गिरा, हाँ एफआई ने सेलिंग किया। तो ऐसे आंसर्स नहीं होते कि एफआई ने सेलिंग किया, इसने बाई किया।
तो मुझे समझा कि अरे ये तो और रिसर्च करना चाहिए। करेक्ट। फिर 2-3 जॉब छोटे मोटे जॉब्स पे अप्लाई किया, और फ्रेशर्स के जॉब तो होते ही नहीं है, 0 to 2 years ही होते, ऐसा तो होता ही नहीं है। स्टार्ट विद 1 to 3 years, 3 to 5 years, इतने ही रोल्स मिलते हैं। यू विल नेवर फाइंड अ रोल विच हैज 0 years, Zero, मतलब कि हाँ। हमको फ्रेशर्स चाहिए। Nobody will be able to train Nobody ना, cares। हाँ, correct, किसी को ट्रेन ही नहीं करना था उसमें। correct, तो मैं बोला वही क्वेश्चन कि अरे मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को किसी ने चांस ही नहीं दिया, तो मैं कैसे प्रूव करूँ खुद को। correct, बोलते हम तुमको फ्री में दे सिखाने वाले हैं नहीं, और उसके लिए हम तुमको 10-12 लाख देने वाले हैं नहीं, तुम correct, जाके सीख के आओ। तो फिर मॉडलिंग सीखना क्या है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग किसी ने बोला सीखना है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखा। फिर रिपोर्ट राइटिंग भी सीखा, वापस गया अप्लाई करने को। हाँ, तो मॉडलिंग आता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सबको ही आ रहा है, तुमने अलग क्या किया है। तो उधर मैं गया था, तो मैं लेवल 1 ही था, दूसरा बंदा था वो CA CFA था, वही एज सेम एज, बट वो CA CFA था। बोला उसको लूँ या तुमको लूँ, मतलब ऑब्वियसली CA CFA के लोगे, मुझे क्यों लोगे इसमें। तो फिर वो क्यूरियोसिटी बन, और डिप्रेशन आने लग गया कि अरे यार कोई ले ही नहीं रहा है, तो क्या लेवल 3 भी क्लियर करना पड़ेगा, लेवल 1 मान क्लियर हुआ था मैं। प्रॉब्लम्स थे। फिर किसी ने मुझे समझा कि यू हैव टू गेट एन इंटर्नशिप। तो मेरा 10 लाख CTC, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव 10 लाख CTC, वही सेल्स रोल में था मैं, एंड मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का आया। इंटर्नशिप देखा, मतलब जॉब नहीं दे रहा है, इंटर्नशिप करके देखते, कोई लेता है क्या इंटर्नशिप में। तो एक अपॉर्चुनिटी आया एंड मैं गया इंटरव्यू को। तो सिंस मैंने मॉडलिंग सीखा था, मैंने रिपोर्ट राइटिंग आने का, थोड़ा बहुत मार्केट भी रोज देख लेने का, मैं सिंस वो वेल्थ मैनेजमेंट में था, तो इंटरव्यू में गया तो बोलते हैं मुझे फ्राइडे को मैं दिया इंटरव्यू, बोलते हैं मुझे मंडे से ज्वाइनिंग चाहिए। तो मैं तो मंडे से नहीं आ सकता, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, 1 महीना नोटिस पीरियड है मेरा। बोलते हैं इफ दिस इज द क्राइटेरिया तो हम तुमको नहीं लेंगे, हम किसी और को देख रहे हैं, और भी स्टूडेंट आए थे तुम्हारे साथ, तुम अच्छे लगे मुझे क्योंकि तुमने रिपोर्ट लिखा था, और एक लेवल 3 का बंदा भी है मेरे साथ, मैं उसको ले रहा हूँ अगर तुम नहीं आ रहे तो मैंने मेरे एक दोस्त को फोन किया जो इक्विटी में काम कर रहा था। बोलता है अरे ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे अपॉर्चुनिटी आ रहा है, क्या करूं मैं। But that too इंटर्नशिप और वो भी फ्री, हाँ, पैसा नहीं था कुछ भी। हाँ, okay. तो मैं बोरोली रहता हूँ, मुझे मुलुंड जाना था, Oh, इतना दूर था वो। okay. तो मैं तो फ्रेंड को फोन किया, लाइक क्या करूं मैं, ऐसा ऐसा है। बोले ऋषभ तेरे को करना क्या लाइफ में, मतलब मुझे तो एनालिस्ट ही बनना है, इक्विटी में जाना है। तो फिर अभी ये रोल में क्या कर रहा है, तो मतलब स्टॉक्स बेच रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बेच रहा हूँ। तो बोलते हैं यू गेव योर आंसर कि तुझे इसमें नहीं रहना है, तो फिर व्हाई आर यू स्पेंडिंग इवन 1 मिनट देयर। अरे लोन है मेरा, ऐसा है वैसा है। बोलते वो तेरे को मैनेज करना है, पेरेंट्स से बात कर, जो अभी तक इतने 6 महीना जॉब किया, कुछ तो सेविंग किया होगा, देख ले 6 महीना खुद को देख ले क्या होता है। लेवल 2 का तेरा अटेम्प्ट भी है, प्रोबेबली तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा है तो थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव, आगे जाके करना क्या है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में मैंने फ्राइडे को ये डिसीजन लिया कि मंडे को मैं ज्वाइनिंग करूंगा वहां से। एंड ये ऑफिस में कुछ ना कुछ बहाने दे दिए कि बीमार हूं मैं, नहीं आ सकता, पहले वाला 1 हफ्ता नहीं आ सकता, फिर बोला मम्मी बीमार हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ एक्चुअली हुई थी, बट वो दे के मैंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि देखो आना है या नहीं आना है, तो मैंने बोला कि नहीं, इधर में अच्छा सेट हो गया हो, नहीं आना है मुझे। तो मैंने क्योंकि ट्राई किया था कि इंटर्नशिप क्या होता है, कैसे होता है, वरना पता चले कि ये भी गया वो भी गया। करेक्ट। तो इसके लिए मैं रुका था 1 हफ्ता। जब मैंने वहां पे काम करना चालू किया ना, वो एक खुद का उसका फंड था, ही हैज हिज ओन फंड, एंड वो खुद इन्वेस्ट करने का, उसको कोई एनालिस्ट चाहिए था काम करने के लिए। तो हम रोज कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने के, रिपोर्ट, मतलब मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल तो रोज पढ़ना था। कोई कंपनी दिया था, सेक्टर दिया था, तो पहले मॉर्निंग का ऐसा काम था कि 8 बजे मैं जाऊँ उसके पास, 8 बजे मुझे पेपर पढ़ना है, उसको बताना है कि सेक्टर में क्या हुआ है, फिर वो कंपनी देगा, वो 9 बजे आने का ऑफिस में, 9 बजे वो कंपनी देने का, उधर रिसर्च इस कंपनी, शाम तक मुझे इसके बारे में सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ चाहिए इन व्हाट, तुझे जितना रिसर्च आता है उतना कर ले, मॉडल बनाना है, नहीं मॉडल बनाने की जरूरत नहीं, तुझे आता है तो बना ले। तो हम पहले नंबर्स पंच करने के, फिर एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की, फिर कंपनी करता क्या है, रिसर्च क्या होता है। तो ये सब करते करते 2 वीक में मैंने ऑलमोस्ट 5 कंपनीज पे रिसर्च कर लिया था, एनुअल रिपोर्ट पढ़ लिए थे, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ लिए थे, और फिर मॉडल बना लिए थे, क्योंकि मुझे आने का रिपोर्ट एक मतलब इन्वेस्टमेंट थीसिस छोटा सा बना लिया था। एंड वो शाम को आके रोज पूछने का कि क्या किया, एंड फिर वो उसके क्वेश्चन पूछ देने का मुझे, ये रिसर्च कौन करेगा, वो रिसर्च कौन करेगा, ये प्रोडक्ट के बारे में क्या है, कॉम्पिटिटर कौन है। फिर वहां से आई स्टार्टेड डूइंग कि अच्छा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो CFA में तो पढ़ाते नहीं है, ना किसी MBA में पढ़ाया था। करेक्ट। एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू नो, एंड मैं तो किधर भी नहीं हूँ, इवन आफ्टर क्लियरिंग लेवल 2 मुझे पता है वो नॉलेज तो मुझे कभी आने वाला था ही नहीं, ये सब चीजें कोई बताता नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट डोंट वर्क ऑन एक्सेल। करेक्ट। तो वो फिर जो कंसेप्ट था वैल्यूएशन, DCF, ये सब लगने लगे कि ये तो बेसिक है, तो कौन सी बड़ी बात है DCF करना, वो तो तुम आंख बंद करोगे फिर भी हो जाना चाहिए। क्या करना है, फोरकास्ट करना होता है, ट्रैक करना होता है, बट एक्चुअली जो बैकएंड में रिसर्च करना है, हाँ, कि जैसे आप तुमने बोला कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है, हाँ, और पता करना कि कौन से इंडस्ट्री, मतलब कौन से इंडस्ट्री उससे लिंक्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक कैसे चीजें हैं, तो दैट इज द मेन थिंग दैट हैज। एंड वो मैक्रो इकोनॉमिक कैसे समझेगा, न्यूज़पेपर से। अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, मतलब लेट्स से डॉलर बढ़ गया, एग्जांपल है डॉलर, तो उसको किधर किधर क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, कौन से सेक्टर्स पे,
स्पेसिफिकली हमको पता है इंपोर्ट सेक्टर्स पे इम्पैक्ट होगा, जो भी Correct, इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो तुम्हारी कोई कंपनी है क्या जिसका लेट्स से प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहा है, बट उसका रॉ रॉ मटेरियल बाहर मटेरियल से आ बाहर रहा से है? आ रहा है, करेक्ट। ये तो रिसर्च कितने समझेगा ना, एनुअल रिपोर्ट में लिखा होता है कि रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, तो तुमको समझना चाहिए। एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल तो फार्मास्यूटिकल है, तो फार्मा हमको पता है रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो बाहर से आता है तो मुझे पता है ये सेक्टर तो ऐसे ही इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज इसका करेक्ट, करेक्ट। रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, हमको तो डॉलर में ये पे जो इंटर्नशिप था फिर ये कंप्लीट किया, देन वहीं पे जॉब पे? नहीं तो क्या हुआ, हाँ तो सिंस उसका छोटा कंपनी था एंड मेरा ऑलरेडी 10 लाख सीटीसी था, मैं 10 लाख सीटीसी छोड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने गया था, मेरे खुद के पैसे देके। उसने मुझे बोला था को 10 लाख तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे यू 10 लाख, उसका छोटा ही फॉर्म था, एक छोटा कंपनी था। उसने बोला अभी तो तू नया नया आया है, बाद में फुल टाइम तो बाद में देख लेते हैं, जब मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूंगा तुझे। तो उसने मुझे 500 रुपये दिए फर्स्ट मंथ ट्रैवल अलाउंस, सर मेरा आने का खर्चा 1000 रुपये बोरोली से मुलुंड आने का। एक महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ होगा, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज अप्रैल 1 मेरे को मैंने चालू किया था, इट वाज मई 15, 45 डेज, एग्जैक्टली 45 डेज। तब तक मैंने 15-20 मॉडल बनाए थे, 15-20 रिपोर्ट लिखे थे, 15-20 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ चुके थे, मतलब एक एक सेक्टर। आई स्टिल रिमेंबर 15 कंपनीज थे, 5-5 एक एक सेक्टर में, फार्मा था, केमिकल था, केमिकल नहीं एग्रो केमिकल्स थे, एंड ऑटो था। ये Okay. 3 सेक्टर्स के 5-5 कंपनीज मैंने ट्रैक किए थे, कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़े थे। फिर उसने मुझे एक इन्वेस्टमेंट मीट को भेजा, जा ऋषभ अकेला जा, मुझे पता है नाउ यू आर रेडी, जाके मैनेजमेंट को क्वेश्चन पूछ के मेरे बिहाफ पे। तो ही गिव मी दैट एक्सपोजर। इंटर्न ही था, बोलना मत कि इंटर्न हो, बोल फुल टाइम एम्प्लॉय हो। और जाके तो मुझे वो मीटिंग पे लेके गया, एक भरूच में मीटिंग था, प्लांट विजिट करने लेके गया, तो वहाँ पे लोगों से बात हुई एंड फिर समझा कि अरे यार लोगों में और रिसर्च करना चाहिए, और लोगों से मिला। तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ 45 डेज का, प्रोबेबली 45 डेज का, एक ओपनिंग था 1 to 3 ईयर्स का, एक कंपनी में अरियन कैपिटल करके था, तो आई अप्लाइड देयर, 1 to 3 ईयर्स था, तो मैंने चलो यार कुछ तो एक्सपीरियंस है मेरे पास 45 डेज का, तो मैंने अप्लाई किया। तो मैंने अप्लाई कैसे किया, सीवी नहीं भेजा, मैंने मेरे रिपोर्ट्स भेजे, मैंने मेरे मॉडल्स भेजे, 10-15 मॉडल भेजे वो अटैच करके, 10 रिपोर्ट भेजे जो मुझे पता है बेस्ट रिपोर्ट्स थे मेरे, जिसके बारे में बात कर सकता हूँ मैं, करेक्ट। वो मैंने भेजे। क्विकली एचआर का कॉल आ गया कि अरे हमको ना, हम ऐसे कोई देख रहे थे जो ये सब कर सकता है। मतलब बट आपने तो लिखा था 1 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब मैंने फ्राइडे को अप्लाई किया था, एचआर का फोन सैटरडे को आया मुझे। ओके। मतलब आपने तो बोला 1 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं बट तुमने ये सब रिपोर्ट बनाया, हमारे लोग यही करते हैं इधर, हमारे डायरेक्टर को आपका रिपोर्ट अच्छा लगा, आप इंटरव्यू देने मंडे को आ सकते हो क्या? मैं एक्साइटेड, हाँ ठीक है आ सकता हूँ मैं मंडे को, आता हूँ मैं मंडे को। तो फिर इंटरव्यू में देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन, देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑन डीसीएफ क्या होता है, तुम वैल्यू कैसे कंपनी करते हो, ऐसे तो मुझे बिजनेस समझा, तुमने रिसर्च किया, ग्रोथ कैसे होता है, तुमने क्यों ये कंपनी चूज की, वो भी फंड मैनेजर ने 5 ही कंपनीज क्यों चूज की, बाकी और इतने 10 कंपनीज है सेक्टर में, वो 5 ही क्यों ली, मोड क्या था कंपनी का, तुमने क्या एनालिसिस किया। करेक्ट, करेक्ट। तो ये कॉन्वर्सेशन वो, और क्या हुआ, एक मीटिंग में वो जब मैं गया था ना मीटिंग में, वो डायरेक्टर भी था वही मीटिंग में और मैं भी था, तो मैंने बोला सर मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी, वो तो मीटिंग में मैं भी था, अच्छा मुझे बताओ कंपनी क्या करती है। तो मेरे पास तो पूरा वो था लिस्ट, कंपनी क्या करती है, कैसा पूरा एनालिसिस किया मेरे पास हुआ ऑलरेडी था, वो किया Okay. हुआ, क्योंकि मैं मीटिंग में गया था। ओके। तो मीटिंग में मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना इज नॉट द पर्पस, क्वेश्चन क्या पूछना है। ये कॉन्फ्रेंस कॉल आजकल तो एआई से तो इजीली हाँ, हाइलाइट्स मिल जाते ChatGPT हैं, से। चैट जीपीटी से हाइलाइट्स तो वैसे भी मिल जाते हैं। हाँ। तो फिर तुमको चाहिए कि अरे तुम उसको मैनेजमेंट को क्वेश्चन पूछो कि तुमको क्या कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने को नहीं रखा है, सुनने को मैं तुमको 12 लाख नहीं देने वाला हूँ, मुझे इनसाइट बताओ, क्योंकि मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है, Correct. मैनेजमेंट उनको जो चाहिए वही बताने वाला, वो कोई अलग से चीजें बताने वाले हैं नहीं। तो ये प्रोसेस था, एंड इट वाज आई विल से ना, बताने को मुझे अभी घूस बम्स आए कि मैंने इतना सब कुछ किया था। एंड यू डोंट बिलीव गणेश, मैं 8 बजे पहुंचने का मुलुंड, तो बोरोली से मैं 6 बजे निकलने का घर से, तो मुझे 2 घंटा लगने का, करेक्ट। एंड 8 PM को मैं वहां से निकलने का, जस्ट टू रीच होम एट 12, 10-11 बजने का घर पे पहुंचते पहुंचते, फिर खाना खा के सोने का। ये सब मैंने 45 डेज एट अ स्ट्रेच। सैटरडे को छुट्टी था, पर सैटरडे को भी हमने 1-2 बार कोई मीटिंग में चले गए थे, बट दैट यू गॉट द जॉब इन दैट, एंड आई गॉट द जॉब। तो उसको अच्छा लगे ना, मैंने, और क्या हो गया, व्हाट वाज द मेन इशू, उसने क्या बोला कि हमारा जो एनालिस्ट छोड़ के जा रहा है उसका 2 महीने का नोटिस पीरियड है, तुम कब तक ज्वाइन कर सकते हो। बोला मैं तो वैसे भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, कल भी आ सकता हूँ मैं, तो मतलब मंडे को गया मैं, बोलते ट्यूसडे से आ जाओ। मैं बोला अरे नहीं, बट थोड़ा मैं बताता तो उसको कि 1-2 दिन तो दो मुझे, हाँ ठीक है 1-2 दिन में आ जाओ। तो उनको क्या हुआ कि कोई एक्सपीरियंस वाला जिनको ये सब चीजें आते हैं करने को, वो उसको 2 दिन में मिल रहा था। अगर वो 1 साल का एक्सपीरियंस वाला मांगते तो ऑब्वियसली उसको सैलरी हाई देना पड़ता, जो करंट उसका चल रहा था। करेक्ट। मेरा तो सैलरी भी नहीं था, तो बोलता पहले कितना था, मतलब सर मेरा सैलरी 10 लाख था, बोलते वो तो सेल्स रोल था, तो वी कैन नॉट अफोर्ड यू। वो लोग, यू डोंट बिलीव गणेश, वो लोग ने मेरे को 2.5 लाख रुपीज दिया था पर ईयर, 18,000 था, 18,000 में से भी 17,800 आने का, 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स कटने का, राइट। दैट वाज माय सैलरी। एंड आई सेड अरे सैलरी छोड़ो, मुझे रिसर्च में जाना है, वो मैं देख लूंगा आगे क्या करना है, वो मेरे कैपेबिलिटी में मुझे ग्रोथ मिल जाएगा।
तो मैं जब चला तो गया कि चलो जो भी है मुझे दे दो, आपका जो भी है, आई डोंट केयर अबाउट द सैलरी नाउ, मुझे रिसर्च रोल में एंट्री चाहिए। करेक्ट। एंड देन यू कैन सी 5 साल में मैं रिटायर हो गया। दैट वाज द ग्रोथ दैट हैपेंड। बट ये वो स्टार्टिंग के स्ट्रगल्स बहुत डिफिकल्ट है। मतलब उसको एंड ये मैं नहीं, मेरे फ्रेंड जो सीए थे, सीएफए थे, वो लोग ने भी यही स्ट्रगल किया है। इट इज नहीं कि तुम सीए हो तो तुमको कुछ भी मिल जाता है। अगर कोई पर्सन है जो स्टार्ट करना चाहता है, लेट अस अज्यूम बीकॉम हम्म। स्टूडेंट, आपके हिसाब से उसको टॉप 5 चीज क्या करनी चाहिए? पहले तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिपोर्ट राइटिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ हाँ, आना चाहिए। वो तो क्योंकि वो एक एक्सेल ऑफ फाइनेंस है कि आप बोल रहे हैं मुझे एक्सेल आता है, एक्सेल ही नहीं आता तो फिर आपको लेने ही वाला कोई ठीक नहीं। है। फाइनेंशियल मॉडलिंग है। रिपोर्ट राइटिंग होता है कि वो मॉडल तुमने बनाया है उसका पर्पस क्या है, कि वो मुझे प्रेजेंट करो इन द फेस ऑफ रिपोर्ट, कि तुमने वो अजम्पशन लिए तो क्या बेसिस पे अजम्पशंस लिए है, वैल्यूएशन आया तो क्या बेसिस, तुमने कैसे डिराइव हुआ वैल्यूएशन, फिर कैपेक्स ले रहे हो तो क्यों कैपेक्स ले रहे हो, ये कैपेक्स से करने क्या वाला है, इसके ग्रोथ कहाँ से आने वाले हैं। जब तुम बोलते हो सेल्स इंक्रीज बाय 10%, तो लेट्स से 100 का 110 हुआ, हाँ 100 का 10 हुआ तो एडिशनल 10 आ कहाँ से रहा है? कहाँ से? प्राइस हाइक हो रही है, तो प्राइस हाइक हो रही है, वॉल्यूम्स हो रहे हैं, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो मुझसे एस्टिमेट कर रहे हो, तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, पर तुमको वो मॉडल रिपोर्ट में लिखना है। यू शुड हैव द लॉजिक कि क्या कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेकंड, हाँ सेकंड, ये थर्ड है तुम्हारा कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने जो मॉडल्स और रिपोर्ट बनाया वो तुम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। मतलब तुम तो रिपोर्ट बनाओगे 30 पेज का, वो सामने वाला इतना टाइम नहीं है उसको 30 पेज सुनने को, वो 1 मिनट देगा, 1 मिनट में तुमको फाइनेंशियल टर्म्स में तुमको वो रिपोर्ट बताना है। तो आई विल गिव एन एग्जांपल। ये बीकॉम के लिए ना, मैंने फर्स्ट जब मैंने चालू किया था मेरा आरके एडवाइजरी में, बीकॉम स्टूडेंट था, एंथुसियास्ट अबाउट मार्केट, नथिंग टू लूज, बीकॉम क्या ही कर लूंगा, अभी सेल्स जॉब कर रहा था, छोड़ा बोला सर आपका मैं कोर्स करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, मुझे कोर्स नहीं, वही जैसे मैंने बोला ना मेंटरशिप था मेरा, कोर्स नहीं था। मैं बोला मेरे साथ 3-4 महीना रहे, तो मेरा इंटर्नशिप भी बता दे कि इंटर्नशिप कर रहा है मेरे साथ, मैं तेरे को काम देता हूँ रोज का, वो काम करते जा। तो सैटरडे संडे उसको मैं बताने का कि क्या क्या करना है, और वीकडे में वो काम करने का, जैसे वही जैसे जो मुझे मैनेजर देने का ना मेरा इंटर्नशिप में था मैं, वो मुझे क्या बोलने का, सुबह मुझे बताने का ये चीज चाहिए तू करके लेके आ। तो उसको मॉडलिंग भी नहीं आने का, उसको रिपोर्ट राइटिंग भी नहीं, तो वो सैटरडे को मैं उसको सिखाने का कि मॉडलिंग और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं एंड उसका पर्पस क्या होता है बनाने, तो वो वीकडे में पूरा काम करने का। एंड फॉर्चुनेटली एचडीएफसी सिक्योरिटी से मेरे फ्रेंड ने मुझे, उसको पता चला कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो ऋषभ कोई है क्या, मुझे इंटर्न ही चाहिए, इंटर्न ही हायर कर रहा हूँ एचडीएफसी सिक्योरिटीज, अभी नाउ इट्स अ बिग साइड, एचडीएफसी सिक्योरिटी सेल साइड, इंस्टीट्यूशनल सेल साइड, तो मेरा खुद का सीवी रिजेक्ट हुआ था ऐसा तो वो उसके, वो मेरा दोस्त ही था, तो उसने मुझे बोला कि ऋषभ इधर एचडीएफसी सिक्योरिटी में सीए के अलावा किसी को लेते नहीं है, तो सिंस इंटर्नशिप था तो बोला कि ठीक है चल जाएगा, मुझे इंटर्नशिप है तो क्या फर्क पड़ता है, बीकॉम भी चल जाएगा। उसको मैंने रेकमेंड किया एंड दैट गाय वाज सो गुड। तो ऋषभ मैंने जब ये तुम्हारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया ना, लगा नहीं वो कि वो फ्रेशर है, वो समझ रहा था कि अपनी बातें कर रहे हो, क्योंकि रोज हम बातें कर रहे थे, रोज वो मॉर्निंग कॉल होते हैं, तो उसको वो एक एज मिल गया। एंड नाउ ही इज वर्किंग एट आशीष किल्ला। अभी आशीष किल्ला इज अ बिग इन्वेस्टर इन दिल्ली, वो उसके फंड में काम कर रहा है। मतलब मेरा खुद का कलीग उसकी एक बार इंटरव्यू देने गया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था वो कलीग को, एक्सपीरियंस वाले को। एंड नाउ बिकॉज ही वाज वर्किंग विद एचडीएफसी सिक्योरिटीज, वो ब्रांड टैग मिल गया ना। उस दिन उसका मैसेज आया मुझे कि सर मेरे को और एक उसने हाइक ले लिया कुछ, आई थिंक ही इज अर्निंग लाइक 10 lakhs, 2-3 साल में इज अर्निंग 10 lakhs। बीकॉम वाला कौन 10 लाख कमाता है। एंड वो अभी लेवल 1 का प्रिपेयर कर रहा है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, लेवल 1 फिर सीएफए कर रहा है। थर्ड पॉइंट दैट यू मेंशनड इज के कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए तो आपको रिपोर्ट्स और मॉडल्स कुछ काम के नहीं। करेक्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ, इफ यू, आई थिंक ये 3 ही बेसिस है, फोर्थ फिफ्थ तो आना चाहिए। हाँ ये तो आना चाहिए, और फोर्थ होता है तुम्हारा क्यूरियोसिटी। वो स्किल्स नहीं बोल सकते, वो तो तुमको रोज मार्केट में रहना ही है, कंसिस्टेंसी। एवरी डे यू हैव टू वॉच द मार्केट, रीड द मार्केट, क्या हो रहा है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए निफ्टी में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है क्यों जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्यों गिर रहा है। बट जैसे अभी आपने बोला कि भाई फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, हाँ कोई भी सेक्टर पे बनाओ, हाँ, तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडल बनाने को आपको पहले कंपनी रिसर्च करनी है कि मॉडल बनाना किस पे है। ऐसा नहीं कोई भी कंपनी अच्छी लग गया और ऑफिस में कॉलेज में बोल दिया कि प्रोफेसर ने मुझे दिया था, तुम्हारे हिसाब से कंपनी सिलेक्ट करो। आजकल में देखा है प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हारे लेटर के हिसाब से, फर्स्ट नेम के हिसाब से कोई भी नंबर आएगा, जैसे मेरा ऋषभ है तो आर से जो भी कंपनी है वो कंपनी पे जाके तुम रिपोर्ट बनाओ। सी रिपोर्ट बनाना पर्पस क्या होता है, यू आर इफ यू आर टॉकिंग विद अ फंड मैनेजर, अभी जैसे मैं फंड मैनेजर हूँ, आप मेरे साथ काम कर रहे हो या मेरे कोर्स में ज्वाइन हो रहे हो, तो मैं टीचर नहीं हूँ, तो मुझे ये मत बताओ कि मैंने रिपोर्ट बनाया, मुझे ये बताओ कि मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ, इज इट अलाइन विद योर रिपोर्ट, सेक्टर में चल रहा है क्या। अभी उस दिन मुझे कोई लड़का रिपोर्ट लेके आया, कोई क्लासेस से था, हीरो मोटोकॉर्प का रिपोर्ट लेके आया। ये मैंने बहुत जगह देखा है लिंक्डइन में तो वो रिपोर्ट लेके आया, मैं बोला तुझे पता है हीरो लास्ट 1 महीने में 20% गिरा है। हाँ क्या, मुझे नहीं पता था, मैं तो रिपोर्ट बनाया। तुझे जो प्राइस लिखा है था रिपोर्ट पे उसे 20% गिरा है वो, और तुम मुझे वो रिपोर्ट बता रहे हो। पहले तो बनाया क्यों, सर मुझे इतना मैंने डीप रिसर्च नहीं किया है। क्योंकि हाँ आई अंडरस्टैंड कि
द इंटेंट इज नॉट क्लियर हाँ। कि वो लोग क्यों एक बना रहे। पर्टिकुलर कंपनी को चूज Choose कर कर रहे रहे हैं। हैं। ओके ओके फिर मुझे वो क्वेश्चन होना आते हैं, चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन आते हैं कि सर लार्ज कैप था इसके लिए चूज किया। मतलब ये क्या बात है? तुम डू यू ट्रैक दैट कंपनी? तुमको कंपनी पता है क्या, कंपनी में क्यों, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प तब वो जब आया, विल गिव एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, हीरो तब क्यों चूज नहीं करना चाहिए था? ओके मतलब रिपोर्ट वाज वेरी गुड, नो डाउट इन दैट, क्योंकि टू व्हीलर सेक्टर में मोटरसाइकिल्स वाज डिक्लाइनिंग, किसी को प्रीमियम, सबको सस्ती गाड़ी लेनी नहीं थी, सबको प्रीमियम प्रोडक्ट लेनी थी। एंड हीरो के पोर्टफोलियो में एक भी 150 सीसी के ऊपर बाइक नहीं थी। एंड आपने हीरो के तब बाइक्स देखे होंगे तो इतने बकवास थे कंपेरेटिव में, कंपैरिजन देखोगे बजाज के या टीवीएस के, तो हीरो वाज नो वन वाज प्रेफरिंग। आप एक चैनल चेक कर लो, आपके दोस्तों को पूछ लो, मैं पूछने का क्लास में, कॉलेज में जाके, तुमको अगर 10 लाख सैलरी मिला, हीरो का बाइक लोगे, ग्लैमर लोगे, पैशन लोगे? तो नहीं सर, हमको तो पल्सर चाहिए, केटीएम चाहिए, बुलेट चाहिए। ऑब्वियसली तो बजाज होता है ट्रैक करना, आइसर मोटर तुमको ट्रैक करना है, टीवीएस का भी एक स्कूटर्स है, करेक्ट तुम हीरो पे क्यों रिसर्च कर रहे हो? करेक्ट। ये नाउ प्रश्न। अगर एक कॉलेज में जैसे बीकॉम का कोई स्टूडेंट हाँ। है, अभी बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इक्विटी रिसर्च करना है तो मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लूँ हो गया, या फिर सीएफए कर लूँ हो गया। हाँ। उनके लिए मेजर चैलेंज क्या है? मतलब नॉट डूइंग द कोर्स, बट व्हाट इज द मेजर चैलेंज व्हिच कैन, मतलब वो उनको शायद इक्विटी रिसर्च की तरफ नहीं लेके जा पा रहा है? एक्सपीरियंस, किसी के अंडर काम करने का एक्सपीरियंस। बिकॉज क्या हो ना, Okay. एज आई सेड, अब जब सीए करते हो, पता है आप सीए हम्म। में 3 साल आप इंटर्नशिप करते हो। हाँ क्यों करते हो? क्योंकि मुझे पता है जब सीए आप बनोगे तो आप डे 1 से काम करने के लिए रेडी हो जाओ। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अभी एमबीए में क्या होता है, एमबीए में 2 महीने का इंटर्नशिप होता तो है, बट वो किसी इररिलेवेंट फील्ड में होता है जिसका कुछ भी तुम्हारा रोल से लेना देना होता है नहीं। अभी इक्विटी रिसर्च का इंटर्नशिप तो ऐसे मिलता है नहीं, मिला तो आप लकी हो कि आपको मिल गया, वो अगर मिलता है तो भी काम आएगा, तो आप डे 1 से काम करना चालू करोगे। करेक्ट। तो अगर यही आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि सब में देखो, इट इज नॉट कि एमबीए या सीए, सब फील्ड में आपको एक्सपीरियंस हो चाहिए, बिकॉज नो वन इज रेडी टू टीच यू फ्रॉम डे 1। ऐसा कोई नहीं, आप बोलते ना कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस कैसे आएगा, तो आप किया क्या आपने 2 साल एमबीए में किया क्या? सीए वाले करते हैं, सीए को अभी भी इंडस्ट्री में सीए प्रिफर्ड है, वो एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस होता है। अकाउंटिंग में जाओ, सीए को सिर्फ सीए का डिग्री तो भी आपको जॉब मिलने वाला है, आप कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहने वाले, बट ये एमबीए में नहीं होता, सीएफए में भी नहीं होता। सीएफए में पढ़ते तो आप किधर काम करते, सीएफए तो सेल्फ स्टडी होता है। करेक्ट करेक्ट। सीए भी होता है सेल्फ स्टडी, बट सीएफए में ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं इंटर्नशिप। तो जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करते किसी के अंडर, या वो स्किल्स नहीं है आपके पास, तब तक तो डिफिकल्ट है। फिर लोग होते हैं कि सर मैंने लेवल 3 क्लियर किया, आई हाँ एटलीस्ट। ये तो अब मुझे भी आते हैं सर कि हाँ। लेवल 3 में कितना एक्सपेक्ट करो सर। हाँ। पहला सवाल पहला वो सवाल है, है, आपको हाँ। पता नहीं है कि काम क्या है, काम तो क्या है, then हाँ। it is going to be difficult. So I feel कि इट्स नॉट देयर मिस्टेक एक्चुअली, कि इंडस्ट्री ने ही उसको शायद उस तरीके से बनाया नहीं है अभी तक, कह रहे आप सीएफए तो आपको हाँ। थोड़ा बेसिक आना चाहिए, आना चाहिए। वो थोड़ा भी हट गया है मतलब मेरे हिसाब से। आई थिंक सो दैट इज वन ऑफ द रीजन स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर। बट हम लोग बिफोर द पॉडकास्ट यू वर टॉकिंग अबाउट कि फंडामेंटल शायद क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स के, तो उसको अगर किसी को क्लियर करना है तो कैसे कर सकते? अभी ना मैं आपको सीए एमबीए की बात करें, एमबीए सीएफए। अच्छा, सीए का भी एक होता है कि सीए का अकाउंटिंग का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, फाइनेंस का नहीं होता, क्योंकि उनका एक ही सब्जेक्ट होता है एसएफएम, जहाँ पे उनको फाइनेंस सीखते हैं। वो भी वो लोग सिंस वो लोग को वो मेमोराइजिंग करने में बहुत आदत होता है, तो वो लोग मेमोराइज करके वो एग्जाम देते हैं। तो मैंने देखे कितने सारे सीए जिनको एसएफएम पूरा आता है बट पूरा मेमोराइज किया हुआ है। तो सीए, सीएफए और एमबीए और बीकॉम भी, आपको अगर आपके सीवी पे कुछ लिखना है, क्या बोलो ना कि क्या प्रॉब्लम है या क्यों रिसर्च रोल नहीं मिलते हैं, आप हॉबीज में पता है क्या लिखते हैं जब भी सीवी पे होता है? हॉबीज में क्या होता है? इंटरेस्ट में, वॉचिंग टीवी या प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, वो दुनिया भर की चीज़ें लिखते हो तुम। तुम्हारे हॉबीज में रीडिंग न्यूज़पेपर्स क्यों नहीं होता? रीडिंग फाइनेंशियल बुक्स क्यों नहीं होता? आप ये भी बुक्स पढ़ोगे ना तो आपके बेसिकली कितने सारे फंडामेंटल ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। मतलब मेरे खुद के हुए, मैंने ना न्यूज़पेपर पढ़ना टीवाई में चालू किया था, क्योंकि मैं एसवाई तक ना क्रिकेट ही खेल रहा था। अंडर 19 आई वाज, सौरभ नेत्रावलकर है ना, वो बाजू के टीम में, बाजू के नेट्स में खेलने का, जो यूएसए में खेलता है। आई वाज प्लेइंग विद दोस पीपल। फिर मुझे पता चला कि वो लेवल तो बहुत ऊपर है, मेरा कुछ होने वाला है नहीं। तो 19 साल के बाद मैंने पढ़ाई करना चालू किया लाइफ में। तब मैंने पहला क्या चीज़ पढ़ाई की? न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, क्योंकि पढ़ाई तो इतने साल की नहीं थी कभी, तो ऑब्वियसली फटाक से तुम बुक खोल के पढ़ने वाले थे नहीं, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया। वहां से मेरा बेसिक्स क्लियर होने लग गया। वो रेपो रेट क्या होता है, डॉलर बढ़ने से इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है, व्हाट आर फिस्कल पॉलिसीज, व्हाट आर मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल और मॉनेटरी में फर्क क्या होता है, फिर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपैक्ट होता है, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द स्टॉक मार्केट। तो मैं सब इकोनॉमी को स्टॉक मार्केट से रिलेट कर रहा था। एंड ये करते करते टीवाई के इकोनॉमिक्स के बुक्स में मुझे वही चीजें सब मिली, वही वर्ड्स वापस आने लग गए। फिर किसी ने मुझे रेकमेंड किया बुक्स रीड करो, तो मैंने वो बुक्स सीएफए के छोड़ के मैंने पीटर लिंच के बुक्स रीड किए। वॉरेन बफे के सिक्योरिटी एनालिसिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, वो पढ़ लोगे तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन समझ जाओगे तुम।
वो था ना इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम्म, मैंने 3 बार बुक्स पढ़े होंगे। फिर एक बुक था, आई विल रिकमेंड एवरीवन, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बाय साइड एंड सेल साइड एनालिस्ट, अगर इक्विटी में जाना है तो। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बाय साइड एंड सेल साइड एनालिस्ट बाय जेम्स वैलेंटाइन। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एनालिस्ट एक्चुअली करते क्या है, दिन में उनका दिन कैसे चालू होता है तो खत्म कैसे होता है। ओके, आपके पास अगर कोई मेंटर नहीं है जो बता नहीं सकता कि एनालिसिस में होता क्या है, तो बुक्स पढ़ो। मैंने यही किया, मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, मेरे पेरेंट्स तो स्टॉक मार्केट से खिलाफ थे, स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करने का भी नहीं, एंड फ्रॉम दैट यू नो आई मेड एंटायर मनी फ्रॉम माई स्टॉक मार्केट। ऐसा है, तो आज वो लोग बोलते हैं हाँ यार हमने भी इन्वेस्ट करना चाहिए था तभी। करेक्ट। बट ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स एनालिसिस। मतलब आपको मतलब इंटरव्यू में ना, जब मैं वो जा रहा था अरियन कैपिटल में, तो एक कोई एनालिसिस था, वो मैंने पीटर लिन ने जो एनालिसिस किया था ना, वो कंपनी का एनालिसिस मेरे कंपनी में मिला के वो आंसर दिया था मैंने, तो वो मुझे काफी काम आया कि मेरे बेसिक्स ही स्ट्रांग हो गए। ओके, ऐसा इंटरेस्टिंग। हो गया, ये था। बट अभी जस्ट कनेक्टिंग पॉइंट कि जैसे भी आपने बताया रिसर्च रिपोर्ट बनाना चाहिए, हाँ। एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं एक्सप्लिसिटली पूछ रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इक्विटी रिसर्च में काम कर रहे हैं या फिर इक्विटी रिसर्च का इंटर्नशिप कर रहे हैं या हाँ। एक वैल्यूएशन का कोर्स कर रहे हैं कहीं पे, Okay. उनके लिए। तो रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री रिसर्च एंड कंपनी रिसर्च। अच्छा, इंडस्ट्री रिसर्च मतलब लेट्स से एग्जांपल, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉलो कर रहे हैं, आप बोल रहे हो आपको मारुति अच्छा लगता है, मारुति पे रिपोर्ट बना रहे हो, तो इंडस्ट्री में पहले कितनी गाड़ियां बिकती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर कितने में डिवाइडेड है, तुम कौन सा सेक्टर, अभी सेक्टर इज डिफरेंट, इंडस्ट्री इज डिफरेंट। तो आपको अगर रिपोर्ट बनाना है तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे रिपोर्ट नहीं बना सकते, सेक्टर पे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में ये हो रहा है। तुमको पता है मारुति 90% सेल इंडिया में होता है, तो तुम ग्लोबल इकोनॉमी का लिख के करोगे क्या रिपोर्ट में, कौन पढ़ेगा तुम्हारा? तो अभी सेटअप मारुति की बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में थोड़ा बेसिक लेते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में कितना परसेंट ऑफ जीडीपी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता क्या क्या है, सीवीज आते हैं, पीवीज आते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, सॉरी 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ये आता है, और कमर्शियल व्हीकल्स। तो अभी हमको पता है आपको 4 व्हीलर की बात ही करनी है, क्योंकि मारुति 4 व्हीलर्स में है, वो ना 2 व्हीलर बनाता है, ना 3 व्हीलर बनाता है, ना कमर्शियल व्हीकल बनाता है। कमर्शियल व्हीकल छोटा पार्ट एक बनाता है, तो पूरा फोकस आपके रिपोर्ट में 4 व्हीलर्स पे होना चाहिए। अभी 4 व्हीलर्स में भी कहा है, 4 व्हीलर्स में मर्सिडीज ऑडी भी आती है, 50 लाख के ऊपर की गाड़ियां भी आती है, 50 लाख के नीचे भी आती है, हमको पता है मारुति 20 लाख के नीचे ही आती है, तो उस पर रिसर्च करो ना। अब पूरे ऑटो सेक्टर को रिपोर्ट करके क्या मतलब? तो 40 लाख या 20 लाख के आसपास जो गाड़ी है, 3 to 20 लाख के बीच में जो गाड़ियां है, कितनी बिकती है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, क्या प्राइसिंग है, क्या फर्क है दो गाड़ी में। एक अल्ट्रॉस और स्विफ्ट दिखते सेम ही है, दोनों में फर्क है ना, प्राइसिंग में फर्क है, या उसका कॉम्पिटिटर स्विफ्ट और अल्ट्रॉस कॉम्पिटिटर है ही नहीं, बलेनो और अल्ट्रॉस है, ये तुमको पता होना चाहिए। एंड देन यू टॉक अबाउट दोस थिंग्स इन द रिपोर्ट कि सर मैं ये कंपनी देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ग्रोथ होगा, क्योंकि अल्ट्रॉस अच्छा नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम हैचबैक, या जैसे अभी हो रहा है इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम एसयूवीज, मारुति ने एसयूवीज लाया, रिसेंट अगर आप बना रहे हो मारुति पे रिपोर्ट, तो हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में आपको बात कर दी है, पूरा हाइब्रिड सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि द इंडस्ट्री इज नॉट मूविंग टू इलेक्ट्रिक इंडिया में अभी तक इतना गुड पिकअप नहीं कर रहा है, 4% ही है पिकअप। क्या हो रहा है? हाइब्रिड पिकअप हो रहा है, बिकॉज सीएनजी में लोगों को टाइम नहीं है इतना लॉन्ग क्यू में रहने को, और प्लस इलेक्ट्रिक कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं आज इलेक्ट्रिक गाड़ी लूँ तो मैं मुंबई पुणे भी नहीं कर सकता, एक स्ट्रेच में मेरा बैटरी खत्म हो जाएगा, आई कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, तो मुझे पेट्रोल गाड़ी तो चाहिए, तो उसमें अगर हाइब्रिड मिलता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो ये होता है। तो देखो अभी कैसे हमें बात तो मारुति की कर रहा था, बट इंडस्ट्री से लिंक कर रहा था उसको, वो रिपोर्ट में वो चीज होती है, होनी चाहिए। वरना आजकल रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी ये चल रहा है, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट 6% टू द जीडीपी, क्या संबंध है उसका इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का? तुम पैसेंजर व्हीकल की बात करो, उसके बाद इंडस्ट्री कंपनी, उसके बाद और क्या? फिर कंपनी के बाद तुम्हारा अच्छा, कंपनी में भी प्रोडक्ट वाइज रिसर्च होता है। तो आपको बता रहा हूँ, मैं जब रिपोर्ट लिखने का, हमारे रिपोर्ट्स में 20-30 पेजेस ये 2 पेज पे होने के कि मुझे भाई कंपनी समझा, इन्वेस्टमेंट थीसिस का एक होने का पेज कि 4 मुझे इन्वेस्टमेंट थीसिस बताओ कि व्हाई डू यू लाइक मारुति इन 4 बेसिक वेज, कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन इन मारुति, जिससे तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, मार्जिन इंप्रूव होंगे, वो 4 चीज कोई भी तुम बताओ, एंड उसको तुम थोड़ा एलाबोरेट करो। ओके, But I will say 50-60% of the reports, 80% of the reports is just about industry and the company. 20% उसमें से 10% मैं बोलूंगा, 10% आपका होगा इन्वेस्टमेंट थीसिस पे, 5% इज वैल्यूएशन एंड 5% आपके चार्ट्स। ये रिपोर्ट का बेसिस होना चाहिए। ओके, दिस इज हाउ द रिपोर्ट्स आर मेड। कि आप कंपनी में भी और थोड़ा डिटेल बताएं क्या क्या होना चाहिए। हाँ, कंपनी में स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, एक कंपनी बेचता क्या है, अभी वो कंपनी कब फॉर्म हुआ, उसका मैनेजर कौन था, ये कौन था, वो जान के कुछ होने वाला है नहीं। वो बोलते हैं मैनेजमेंट एनालिसिस। अभी आज मेरी कंपनी को आपको रिसर्च करना है,
आपको क्या पता मैंने क्या किया पास्ट में? हमें पता मैंने CFA किया है, मैंने LL1 क्लियर हूँ, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, और हैज एनीथिंग टू डू विथ माई फ्यूचर? करेक्ट। तो मैनेजमेंट तो वो एक अलग लेवल पे चला जाता है, मैनेजमेंट एनालिसिस वो एज अ फ्रेशर करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे मारुति ट्रैक करोगे, मारुति के आप चेयरमैन को बोलोगे इसका CV अच्छा है या इसका CV गंदा है, बोल ही नहीं सकते। बोर्ड्स पे कौन कौन होता है आपको पता ही नहीं, वो आदमी करता क्या है। तो क्या बोर्ड पे कितने भी आदमी क्यों ना हो, आपको कुछ समझने वाला है नहीं। तो कंपनी में प्रोडक्ट रिसर्च कितने का आता है प्रोडक्ट, उसका कॉम्पिटिटर्स कौन है, कितने टाइप्स Okay. के वो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में कितना उसका मार्केट पेनिट्रेशन है, ओके। एंड वो प्रोडक्ट कंपनी का पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है। अभी मैंने कितने बार देखा है फाइनेंशियल मॉडल्स में लोग अज्यूम करते हैं कि ना रेवेन्यू ग्रोथ होगा 10, 15, 20% बिकॉज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय 20%। मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है उतने गाड़ी बेचने का, तुम क्या हिसाब से फोरकास्ट कर रहे हो? तो पहले मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना होता है, क्या यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, कितने उसके इन्वेंट्रीज है, करेक्ट। फिर वो इन्वेंट्रीज कौन से टाइप के है, वो रिसर्च होना चाहिए। बट आई विल सजेस्ट टू सम इट अप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन एंड आउट। जैसे अभी हम होटल इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, आपको मैं बेसिक पूछता हूँ, फॉरगेट अबाउट फाइनेंस एंड ऑल, आपको अगर होटल खोलना है तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? लाइसेंस। फ्रॉम लाइसेंस, ठीक है, नहीं वो तो अभी है, एग्जामिंग है तुम्हारे पास। दूसरा जिस पे पैसा लगता है, लाइसेंस, ओके, देन जगह। जगह, जगह लोकेशन, कैन आई से लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकेशन इज डेफिनेटली मैकडॉनल्ड्स इज वेरी गुड वेरी गुड एग्जांपल। तो अगर आपको होटल खोलना है तो आपको पता है लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कॉम्पिटिटर देख रहे हो, आपको बोलता है कि यहाँ पे लोकेशन में बहुत सेल्स हो रहा है, तो आपको पता है आपका होटल भी इधर ही होना चाहिए। वरना आप बोलोगे मुझे होटल खोलना है, मैं किसी कोने में जाके होटल खोलूँ दुनिया के, अब बोलूँगा आई विल ग्रो बाय 10%, ऐसा नहीं होने वाला है। लोकेशन। अच्छा, सेकंड कुड बी प्राइसिंग। प्राइसिंग, रूम रेट्स, आपका रूम कितना है, तो आपको रूम 10,000 का रखना है, 20,000 का रखना है या 50,000 का रखना है, ओके। ये तो पता होना चाहिए ना आपको। आपका जो कंपनी रिसर्च वो कर तो रहे हो, लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि आप Average. आपको रेंज का मतलब कहाँ पे आप प्राइसिंग में अपने आप को फिट करा रहे हैं नहीं, बट आप जैसे कि आप ओबोराय देखते हो तो आपको पता है ओबोराय 25,000 के नीचे आता नहीं है, बट वो एलिमेंट्री है, वो 5,000 का आता है। तो आपको पता है कि कौन से होटल्स आपको कौन से रेंज में खोलना है, आपको ओबोराय को कम्पीट करने वाला होटल खोलना है या एलिमेंट्री को कम्पीट करने वाला, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो दूसरा हो गया प्राइसिंग, उसके बाद हो गया कितने कीज होने चाहिए आपके पास, कितने होटल, अभी होटल का रूम्स कितने होने चाहिए, रूम्स कितने होने चाहिए, क्योंकि रूम्स कम हो गए तो ऑब्वियसली 10 ही रूम है तो कोई आने वाला है नहीं। सर्विसेज, आपके 3 KPIs मिल गए आपको, लोकेशन, रूम रेंट, और पता है ऑक्यूपेंसी देखने कि लोग अगर किसी रिसर्च कर रहे हो तो ये जगह पे होटल है, कितने लोग आ रहे हैं वो होटल में, उन्हें पता चला वो लोग में सिर्फ 10% नहीं आ रहे, बट आपको ओबोराय का ब्रांड है तो मैं उसके बाजू में दूसरा मेरा होटल खोलूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ओबोराय है और ताज है, दोनों में अगर ऑक्यूपेंसी सेम है तो मतलब ही नहीं आपका तीसरा होटल खुल के। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि ओबोराय का ऑक्यूपेंसी 10% है और ताज का 50% है, ग्रो होंगे तो दोनों साथ में ग्रो होंगे बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटर्स। हाँ, अगर ऐसा डिफरेंस है इसका मतलब सच में ताज कुछ अलग कर रहा है जो ओबोराय नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो ये रिसर्च तो ना एनुअल रिपोर्ट में मिलता है आपको, ना आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में मिलेगा। तो पता है आपको अगर एवरेज रेट ढूंढना है किसी कंपनी का, क्या करोगे आप? एनुअल रिपोर्ट में तो है नहीं। आपको जैसे मैं बोलता हूँ ये ओबोराय का होटल है, आपको रिसर्च करना है, आपको EIH कंपनी, आपको ओबोराय का मुंबई में जो है उस पर रिसर्च करना है, तो आपको ये बोलोगे कितने, पहले तो होटल कितने का आता है इधर, ऐसे कौन से लोग आते हैं ये होटल में, तो आप क्या करोगे? आपको उसका रूम रेट जानना है होटल का, उस सबको टारगेट ऑडियंस पता चल जाएगा। हाँ, रफली। और आप रूम रेट के लिए वेबसाइट देखोगे, एनुअल रिपोर्ट थोड़ी देखोगे कि एनुअल रिपोर्ट में क्या है। करेक्ट। ये गलती होता है स्टूडेंट का कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है, नहीं पढ़ना चाहिए नो डाउट, बट पहले कंपनी तो समझो करती क्या है। वो खोल के एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर एनुअल रिपोर्ट अभी होता है 300 पेज का, उसमें सब बोलते भी है MD&A पढ़ना चाहिए, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। अभी हर एक कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस अलग होता है। मैंने खुद 50-100 पढ़े होंगे लाइफ में मेरे कंपनी में, तो पता नहीं कितने, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, 50 एनुअल रिपोर्ट मैं रोज पढ़ता रहता हूँ ऐसा। तो MD में मुझे पता है हर कंपनी के बारे में नहीं लिखा होता है, वो कुछ दुनिया भर की चीजें लिखी होती है उसमें, कभी कभी कुछ डेटा मिल जाता है, बट उससे तुमको कंपनी नहीं समझने वाली। अगर जैसे आपको मेरे कंपनी के बारे में रिसर्च करना है या मुझे आपके कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, तो आपका एनुअल रिपोर्ट देखूंगा या वेबसाइट देखूंगा? करेक्ट, समझा। मतलब दैट बेसिकली यूज योर ब्रेन, दैट इज व्हाट यूज, आई विल से कॉमन सेंस जो मिसिंग है, क्योंकि किसी ने तुमको बोला होता है, प्रोफेसर ने बताया होता है कि अरे रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना है, दूसरे कंपनीज के रिसर्च रिपोर्ट जाके पढ़ते हैं। एनालिस्ट मतलब एनालिस्ट का तो रिपोर्ट पढ़ना भी मत, तुमको समझेगा भी नहीं उन्होंने क्या पर्सपेक्टिव से वो रिसर्च रिपोर्ट लिखा है। बोलते सर मैंने रिपोर्ट पढ़ा दूसरे का, मुझे कंपनी समझ में, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मेरी रिपोर्ट देता हो, बताओ मुझे कंपनी समझा के बताओ, नहीं होगा। ओके ऐसा है। एक एनालिस्ट का, अगर आपको एनालिस्ट बनना है, सक्सेसफुल बनना, तो अगर आप समराइज कर सकते हो कि 4-5 पॉइंट में कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या होना चाहिए?
क्यूरियोसिटी, मेरी जितने साथ क्यूरियोसिटी की, मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए जॉब वाज नेवर एन क्राइटेरिया कि मुझे जॉब चाहिए था। मुझे ये चाहिए था कि अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो आपको वैल्यू एड क्या कर रहा हूँ। आपके लिए मॉडल बनाना, रिपोर्ट बनाना, ये वैल्यू एड नहीं है। ये तो आज एआई विल टेक ओवर दिस इन सम टाइम। करेक्ट। कि मॉडल रिपोर्ट तो एआई बना देगा, तुम क्या कर रहे हो? सर, आई एम हेल्पिंग यू टू इन्वेस्ट योर मनी, आपका या आपके क्लाइंट का। करेक्ट। तो अगर जब तक आपका ये माइंडसेट नहीं है कि मुझे आपका पैसा बढ़ाना है, क्योंकि मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा तो मैं खुद इन्वेस्ट करता, बट अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो आई एम वर्किंग विद समवन लाइक यू, क्योंकि आपके पास पैसा है एंड आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। तो यू शुड ऑलवेज बी एन एडवाइजर दैट देन जस्ट फाइंडिंग अ रोल कि मुझे ना मॉडल बनाना, रिपोर्ट बनाना। ये कभी पर्सपेक्टिव होगा तो जॉब मिलना, और जॉब करोगे ना सर, मैं बताऊँ गणेश, मैं खुद 18 घंटा काम करने का, इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंक। आपको अगर क्यूरियोसिटी नहीं है ना तो आप बोलोगे अरे 15 घंटा 18 घंटा रोज का काम, पागल हो गए क्या? आज भी मेरे जो दोस्त है एनालिस्ट है, वो भी उनका रोज रोते रहते हैं कि ऋषभ, अरे तेरा तो अच्छा है, तू जॉब छोड़ दिया, अच्छा हुआ इंडस्ट्री चला गया, तू हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बट दे आर हैप्पी। वो बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली लाइफ है, ये है, बट उनको पता है कि ना मेरा ग्रोथ इसी से होने वाला है। एक स्टॉक चलने का चाहिए, मेरा एक स्टॉक चल गया, आई रिटायर्ड। तो मैंने जितना मेरा ऐसा था कि अरे ये रिसर्च करने के मुझे कोई पैसे भी दे रहा है, मेरा ये पर्सपेक्टिव था। ओके। या लेट्स से आप अगर फंड मैनेजर हो, मुझे आपके साथ काम करने मिल रहा है, यही मैं बड़े एक चीज मानता हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस में जान जाता हूँ। पैसा तो मैं कमा लूंगा, अगर मैं रिसर्च कर सकता हूँ तो मैं मेरे पैसे इन्वेस्ट करूँ। मैं भी जब बोल रहा हूँ ये, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग जब जॉब करें तो पैसा नहीं देखे। हाँ। बट आई थिंक सो, जितना भी मैंने स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया है, FRM कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस है कि पैसे कितने बन रहे हैं। उनको ये नहीं देखना है कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, या अगर आप कोई रोल में जा रहे हो तो रोल में क्या काम हो रहा है, क्या वो मुझे मजा आएगा करने के लिए। दे आर नॉट वरीड एज ऑफ नाउ। तो ये थोड़ा सा जो ट्रेंड है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, कि दे आर सीइंग एनी कोर्स एज कि ये कोर्स में जॉब लगवाता है। दे आर नॉट थिंकिंग कि कोर्स मुझे कुछ बनाएगा। तो आई थिंक सो तो ये एक है इशू, बट आई विल से ना गणेश, मैंने 50 जो स्टूडेंट प्लेस किया ना, वो 50 लोग का माइंडसेट ऐसा ही था। एक तो आपको बताऊँ, सीए था, 31 ईयर्स ऑफ एज, मैं 33 हूँ, 31 था, गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा था, 20 लाख सीटीसी था, उसकी छोटी डॉटर है। उसने ऑन द स्पॉट जॉब छोड़ा, उसने पता चला मेरे बारे में, मुझे बताओ क्या करना है लाइफ में, ये सब मुझे बकवास लग रहा है, 20 लाख मुझे मिल रहा है बट आई एम नॉट हैप्पी इन दिस रोल, मुझे रिसर्च में ही जाना है। एंड इतना क्यूरियोसिटी उसमें जानने की, सर क्या रोज वो मॉर्निंग कॉल में आने का, रोज मेरे से बात करने का, सर मैं रिपोर्ट बनाया, सर चेक करो ना, मुझे वो फोन करने का रैंडमली। मैं अरे मैं बिजी रहता हूँ, तो नहीं सर आप जब भी फ्री हो गए ना एक बार मुझे कॉल कर लेना, मेरे को मेरा रिपोर्ट भेजा है, मुझे बताना इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। उसको 45 डेज में, 45 ही नहीं, 30 दिन में उसको HDFC में एक इंटर्नशिप आया था। तो मैंने बोला इससे लग जाइए, तुमको PPO दे देंगे। एंड वो मेरा फ्रेंड था, वो हायर करता रहता है, बस ले लिया। क्योंकि और क्यों लिया, सीए था इसके लिए नहीं लिया। उसके साथ ना मैंने और एक स्टूडेंट को भेजा था, सेम है मेरी बैच का था, बट वो ज़्यादा फोकस नहीं था, कभी आने का कभी नहीं आने का, वो CFA लेवल 2 था। ये जो लड़का था वो CA था, उसका भी नाम ऋषभ ही था, दूसरा एक नाम था, उसका नाम आदित्य था। तो जो ऋषभ था उसको इतना क्यूरियोसिटी था, एंड आदित्य वो CFA लेवल 2 गिविंग हिज लेवल 3 एग्जाम, उसका अटेम्प्ट था। दोनों को मैंने भेजा इंटरव्यू में, उसने वो CA वाले को लिया। वो बोलता ऋषभ ये CA वाला ना पार था, ऋषभ जो था वो ऑन पार था, आदित्य वॉज वेरी गुड। बोला कि वेरी गुड, उसने बहुत टाइम लगाया करने का। बोलते हैं ऋषभ ने मुझे 1 घंटे में करके दिया, आदित्य ने वही चीज 4 घंटे में करके दी। ओके। तो वो बोलते हैं मैं क्या करूँ डिग्री का, मुझे काम करने में। बराबर, वो ऑन द ग्राउंड जब आप काम कर रहे हो, हाँ, दैट इज व्हाट मेक्स। तो वो किसी को नहीं करना है, एंड जो करते हैं ना वो प्लेस हो जाते हैं, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। रेफरेंस मिला तो आपका ऐसा क्विकली हो जाएगा, मतलब मैं अगर रेफरेंस करूँ, बट अगर आपको एक्सेल करना है तो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू डू। एंड इट इज नॉट ओनली इक्विटी रिसर्च, इट इज ऑल्सो अबाउट प्राइवेट इक्विटी, एनी रोल। इन्वेस्टमेंट बैंक में भी यही लगता है। आपको लगता है कि जॉब पे जाके आप मॉडल बनाओगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाके आपको क्या लगता है, क्लाइंट से मर्जर एंड एक्विजिशन की डील करोगे? फ्रेशर लेवल पे सब नहीं होता है। करेक्ट, वो तो बहुत ही नीश काम हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है जहाँ पे आप घुस सकते हो। यस, तो वो आई थिंक सो दैट इज आल्सो वेरी रॉन्ग थिंग। So we will do the rapid fire now. One skill every analyst must have. Modeling or storytelling, what is crucial? Storytelling. Is coding required for research analyst? As of now, not that. Okay. Can non-finance students enter research roles? Yes, I have placed an MTech guy. Okay. First thing freshers should learn. Skills, I will modeling, report writing. Okay. Those are the skills that you should learn. Biggest myth about research analyst? That वहाँ पे जाके जॉब करना होता है, जॉब नहीं करना होता है। यू हैव टू एज ए वैल्यू ऐड करना होता है। जॉब के पर्सपेक्टिव से जाओगे तो इट इज डिफिकल्ट।
ओके वंडरफुल. ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन. ऋषभ, हमने बहुत अच्छा बात किया. आई थिंक सो दिस विल डेफिनेटली गाइड स्टूडेंट्स क्या थोड़ा सा माइंडसेट कैसे आप रखना चाहिए रिसर्च में घुसते वक्त, या इक्विटी रिसर्च हो गया, एनी टाइप ऑफ रिसर्च वर्क. I think so. This conversation will really, really help. So again, thank you, Rishabh, Thank you. for taking out time and talking to us. Yeah. Yeah, Thank you. thank you.